नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है तारीख 26 सितंबर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 26 सितंबर के महत्वपूर्ण न्यूज एवं एडिटोरियल्स को जो राष्ट्रीय संस्करण में आए हैं। इसमें पहला जो हमारे पास न्यूज़ है वो मेक इन इंडिया को लेकर के इसमें काफ़ी सारे एडिटोरियल्स हैं, जिसमें जो मोबाइल से लेकर मिसाइल तक जो मेक इन इंडिया ने किस तरह से छाप छोड़ी है इसके ऊपर यहाँ पे एक लेख है। इसके अलावा हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने को लेकर के यहाँ पे कुछ बात कही जा रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्यूएस रैंकिंग जारी किया गया है एमबीए कोर्स वाले का, तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसकी मैं चर्चा यहाँ पे कर देता हूँ। इसमें कहा गया कि क्यूएस रैंकिंग में जो है अमेरिका का स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस टॉप पे रहा है। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, ऑब्जेक्टिव में, तो ये ध्यान रखिएगा। क्यूएस रैंकिंग का जो प्रबंधन वाले जो सूची है एमबीए कोर्स वाले, उसमें क्यूएस रैंकिंग के अमेरिकी स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस टॉप पे रहा है और 2025 की वैश्विक सूची में 14 भारतीय संस्थान का इसमें नाम है, जिसमें आईआईएम प्रथम है। ठीक है, भारत में जो है आईआईएम प्रथम रैंक पे है एक तरह से। और इस तरह से 2025 की वैश्विक सूची में 14 भारतीय संस्थानों के नाम शामिल हैं। टॉप पे रहा है स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस। इसमें और कुछ खास नहीं है, इसमें बाकी और भी कई सारे संस्थानों का नाम दिया हुआ है, जिसमें इंदौर, लखनऊ, उदयपुर, कोझिकोड समेत जो आईआईएम है ये सब शामिल है। इसके अलावा आईआईएम बंगलोर है, अहमदाबाद, कोलकाता, ये सब है। फिर कोझिकोड भी है, एक्सएलआई जमशेदपुर वगैरह, ये सब यहाँ पे कॉलेज के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम मेक इन इंडिया के बारे में ही, रक्षा उत्पादन में किस तरह से तस्वीर बदली है उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत में निवेशकों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी लगातार जो है नई ऊंचाई छू रही है, तो इसके ऊपर यहाँ पे कुछ चर्चा की गई है। तो आज जो ज़्यादातर एडिटोरियल है मेक इन इंडिया का 10 साल पूरा हुआ उसी के संदर्भ में सब कुछ है। इसके अलावा एक और यहाँ पर है लिखा हुआ महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं के बारे में यहाँ पे एक लेख है। इसके अलावा खाद्य उत्पादन जो है हमारा 33.22 करोड़ टन पर पहुँच गया है। अभी जून का जो सप्ताह समाप्त हुआ फसल वर्ष 2022-23-24, तो उसका आंकड़ा आया है, तो इस पर यहाँ पे कुछ चर्चा की गई है, तो उसका हम थोड़ा एक संक्षेप में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है इसमें आज। तो सबसे पहला है कि मोबाइल से मिसाइल तक मेक इन इंडिया ने अपनी छाप छोड़ी है। 10 साल हो गए हैं मेक इन इंडिया के। आज से 10 साल पहले 2014 में मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ावा देने के साथ इनोवेशन और कौशल विकास जैसे उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया था। इसका 4 उद्देश्य क्या था? मैन्युफैक्चरिंग, निवेश में बढ़ोतरी, इनोवेशन और कौशल विकास। तो मेक इन इंडिया क्या है, ज़बरदस्त छाप छोड़ी है और भारत जो है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख हिस्सेदार बना है। मोबाइल से लेकर मिसाइल यानी रक्षा क्षेत्र तक भारत आत्मनिर्भर हुआ है और इससे देश के निर्यात और निवेश में बड़ी मदद मिली है। इस दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में लगभग 119% का उछाल आया है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सरकारी नोडल एजेंसी डीपीआईआईटी के मुताबिक पिछले 10 साल में 667 अरब डॉलर का एफडीआई हुआ है। इससे पूर्व के 10 वर्ष में देखें तो उसमें 119% की वृद्धि है और वित्त वर्ष 2021 में पहली बार वस्तुओं का निर्यात 400 अरब डॉलर के पार कर गया है। तो हमारा वस्तुओं का निर्यात 400 अरब डॉलर क्रॉस कर चुका है। सिरामिक और खिलौना जैसे क्षेत्र में आयात पर हमारी निर्भरता खत्म हुई है और हम आयातक से निर्यातक बन गए सिरामिक और खिलौना वाले में। तो मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रभाव रक्षा क्षेत्र में दिखा है। कभी बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर जो जैकेट में इस्तेमाल होने वाले धागे हैं उस पर हम आयात पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज हम इस सेक्टर में निर्यातक बन गए हैं। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आई थी और उसका नतीजा यह हुआ कि भारत ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा जैसे सेक्टर का प्रमुख निर्यातक बन गया है, प्रमुख निर्माता बन गया है। और एप्पल, फॉक्सकॉन जैसी वैश्विक कंपनियां भारत में निर्माण करने लगी है। तो चिप निर्माता अमेरिकन कंपनी माइक्रोन भारत में यूनिट लगाने लगी है। तो तभी से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में कहा है कि 10 साल पहले देश में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जिनकी संख्या 200 से अधिक हो गई है। 10 साल पहले हमारे पास 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, अब 200 से अधिक है। 10 साल पहले मोबाइल फ़ोन निर्यात महज 1556 करोड़ रुपये का था, आज 1.2 लाख करोड़ रुपये का हो गया है। यानी इसके निर्यात में लगभग 7500% का इजाफा हुआ है। देश में इस्तेमाल होने वाला जो मोबाइल फ़ोन 10,000 लगभग जो मोबाइल फ़ोन है भारत में निर्मित है। भारत मोबाइल निर्माण करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 साल में फिनिश्ड स्टील का निर्माण में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और भारत जो है फिनिश्ड स्टील का निर्यातक बन गया है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। डीपीआईटी के सचिव ने बताया कि अभी प्रति वर्ष 60 से 70 अरब डॉलर एफडीआई आ रहा है और आने वाले समय में हर साल 100 अरब डॉलर का एफडीआई आने की संभावना है। तो ये ओवरऑल मेक इन इंडिया के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया, किस तरह से हमारे सेक्टर में
हमने अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाया है। एफडीआई में 119% का लगभग उछाल आया है पिछले 10 वर्ष में देखें तो। और ये हमारा पहली बार जो है वस्तु का जो निर्यात था $400 अरब पार कर गया। और खिलौना और सिरामिक जैसे क्षेत्रों में हम आयातक थे, अब हम निर्यातक बन चुके हैं। कभी बुलेट प्रूफ जैकेट और उसके धागे पे हम आयात पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब निर्यातक बन गए हैं। और ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे सेक्टर जो है उसका हम प्रमुख निर्याता भी हो गए हैं, निर्माता बन गए हैं। इसके अलावा जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पहले 2 हुआ करता था, आज हमारे पास 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और जो है इस तरह से हम देखें तो पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गए हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला। उसके बाद फिनिश्ड स्टील के निर्माण की चर्चा की जा रही है, यहाँ पे 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। तो ये हमने मेक इन इंडिया के बारे में देखा कि 10 साल में किस तरह से हर एक क्षेत्र में हमने अपनी मजबूती कायम की है। अगला देखते हैं कि 5 वर्ष में कंटेनर हैंडलिंग क्षमता बढ़ने से मिलेगी 20 लाख नौकरियां। ये सर्बानंद सोनोवाल हैं, ये केंद्रीय पोत और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इनका मानना है कि 5 राज्यों में शिप बिल्डिंग और रिपेयर क्लस्टर बनाने जा रही है सरकार। और सर्बानंद सोनोवाल जो है मैरीटाइम डेवलपमेंट से जल परिवहन से जुड़े उद्योग को दिया जा रहा है वित्तीय प्रोत्साहन, ऐसा ये कह रहे हैं। तो जल परिवहन से जुड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको मजबूत करने के लिए मैरीटाइम विजन 2030 पर मोदी सरकार काम कर रही है। इसमें जल मार्ग से भारत की आर्थिक प्रगति का एक राह निकाला जाएगा। अगले 5 वर्ष में कंटेनर हैंडलिंग क्षमता दुगना यानी 400 मिलियन TEU हो जाएगी, जिससे 20 लाख नई नौकरियां सृजित होगी। कहा जा रहा है कि जो हमारा अगला 5 वर्ष होगा उसमें कंटेनर हैंडलिंग क्षमता हमारा 40 मिलियन 20 फीट समतुल्य इकाई हो जाएगा और इससे 20 लाख सरकारी नौकरियां सृजित होगी। तो सरकार का 100 दिन का उपलब्धि गिना रहे थे सर्बानंद सोनोवाल जी। और मैरीटाइम विजन 2030 पर भी मंत्रालय जो काम कर रहा है उस पर उन्होंने चर्चा किया। ये बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत किया जा चुका है और जहाज निर्माण मरम्मत के क्षेत्र में हमारी जो है नेतृत्व करने की क्षमता है। इसको देखते ही महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात में शिप बिल्डिंग एवं रिपेयर क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। इस तरह भारत क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भी अगुवा बन रहा है। इस उद्देश्य से कांडला बीओसी पोर्ट को हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 3900 करोड़ रुपया की भूमि आवंटित की जा रही है। 3900 एकड़ भूमि आवंटित किया जा रहा है किस चीज़ के लिए? तो कांडला और बीओसी पोर्ट को हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा कांडला और बीओसी पोर्ट को। यहीं पे कहा जा रहा है ब्लू इकोनॉमी जो है, ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ का रोड मैप तैयार करने के लिए नवंबर में मुंबई में ओशियन कॉन्फ्रेंस सागर मंथन आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो नवंबर में सागर मंथन होना है ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ को पूरा रोड मैप तैयार करने के लिए, जिसमें दुनिया भर के जल परिवहन से जुड़े दिग्गज शामिल होंगे। सरकार मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाने जा रही है। इसके माध्यम से शिप बिल्डिंग, ग्रीन एनर्जी वेसल आदि को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्र को सहायता दी जाएगी। इसके अलावा भी सरकार कई योजनाओं पर विचार कर रही है। हरित नौका योजना अंतर्देशीय जहाज़ों के लिए हरित ईंधन में बदलाव को बढ़ावा देगी। कोची शिपयार्ड में हाइड्रोजन संचालित जहाज़ों का निर्माण किया जाएगा। कोची शिपयार्ड में जो है हाइड्रोजन संचालित जहाज़ों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बढ़ते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन को समायोजित करने के लिए मर्मो गोवा पोर्ट क्रूज टर्मिनल के संचालन के साथ भारत को एक प्रमुख क्रूजिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का क्रूज इंडिया मिशन भी शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर क्रूज इंडिया मिशन की भी बात कही जा रही है। तो इसमें हमने बहुत सारे फैक्ट्स को देखा। यहाँ पे जलमार्ग मंत्रालय का जो भी है कि मैरीटाइम विजन 2030 में मंत्रालय काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इसके लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर क्लस्टर बनाए जाएंगे कुछ स्टेट्स में। और भारत क्लीन एनर्जी क्षेत्र में भी अगुवा बन रहा है। कैसे कि कांडला और जो BRSC पोर्ट है वहाँ पर हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। और इसके अलावा सागर मंथन जो है योजना आयोजित की जाएगी ब्लू इकोनॉमिक ग्रोथ का रोड मैप तैयार करने के लिए मुंबई में। इसके अलावा सरकार जो है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड भी बनाने जा रही है। इसके माध्यम से शिप बिल्डिंग्स, ग्रीन एनर्जी वेसल आदि को प्रोत्साहित दिया जाएगा और इसमें निजी क्षेत्र को सहायता दी जाएगी। हरित ईंधन के लिए भी यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि हरित नौका योजना बनाया जाएगा। अंतर्देशीय जहाज़ों को बढ़ावा देने के लिए हरित नौका योजना की बात कही जा रही है। यहाँ पे कोपी शिपयार्ड में हाइड्रोजन संचालित जहाज़ों का निर्माण होगा। इसके अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज इंडिया मिशन की भी शुरुआत की जाएगी। ये सब कुछ हमने यहाँ पर देख लिया। अगला देखते हैं, ये हमने चर्चा कर लिया कि 100 वैश्विक बी स्कूल में से, बिजनेस स्कूल में से स्टैंडरफोर्ड जो स्कूल ऑफ बिजनेस है टॉप में रहा USA का, और भारत के 14 संस्थान इसमें शामिल हैं। अगला देखते हैं, रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया ने बदली तस्वीर। तो ये भी मेक इंडिया से ही संबंधित है कि 10 साल में कहा जा रहा है कि रक्षा उत्पादन में 3 और निर्यात में 21 गुना की वृद्धि हुई है। रक्षा उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि हुआ है और निर्यात में 21 गुना की वृद्धि हुआ है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो रक्षा उत्पादन है दिया जा रहा है, 14-15 में हमारा रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपये का था, जो अब 1,27,000 करोड़ रुपये का हो गया है। 1,27,000 रुपये का हो चुका है हमारा रक्षा उत्पादन। तो निश्चित रूप से ये तिगुना तो है ही। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि राजनाथ जी जो रक्षा मंत्री हैं, उनको विश्व उन्नति तक रक्षा निर्यात जो है 50,000 करोड़ पार होगा, ऐसा उनका एक तरह से भरोसा है कि हमारा जो रक्षा निर्यात होगा वो 50,000 करोड़ क्रॉस कर जाएगा विश्व स्तर तक। तो मेक इन इंडिया ने हर एक क्षेत्र में एक तरह से अपनी छाप छोड़ी है, और 2023-24 में जो हमारा रक्षा निर्यात था 21,000 करोड़ रुपये का था, जो 10 साल में लगभग 600 करोड़ रुपया हो गया है। तो 21 गुना की जो वृद्धि उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि पहले हमारा 21,000 करोड़ रुपया था, अब 600 करोड़ रुपया है। तो पिछले वित्तीय वर्ष में रक्षा निर्यात 32.5% अधिक रहा। पिछले जो वर्ष था, वित्तीय वर्ष था, उससे यदि देखें तो इस वर्ष जो है हमारा रक्षा निर्यात 32% अधिक रहा, और 10 साल पहले मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत के पूर्व स्तर से 21 गुना ये लगभग है। तो ये ओवरऑल हमने देखा रक्षा उत्पादन हमारा 46,419 था, जो अब 127 के आसपास पहुंच गया है, और इसको 175 तक पहुंचाने का लक्ष्य है इस वित्तीय वर्ष में। तो रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार आत्मनिर्भरता पर काफ़ी जोर दे रही है, और इसे मेक इन इंडिया अभियान ने काफ़ी ऊंचाइयाँ दी एक तरह से। तो 28-29 तक वार्षिक रक्षा उत्पादन हमारा 3 गुना और रक्षा निर्यात को 2 गुना के स्तर पर पहुँचाना यह लक्ष्य है। तो मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर राजनाथ सिंह ने यहाँ पे एक्स पे कुछ लिखा था, उसमें कहा गया कि 65 से 70% रक्षा सामग्री के हम पहले आयात करते थे, लेकिन अब हम 35% सामान ही आयात कर रहे हैं, और राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया कि 29 तक हमारा जो निर्यात है 50,000 करोड़ पार हो जाएगा। तो रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की सफलता का सबसे अधिक आकर्षक पहलू यह है कि उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने अपने प्रदर्शन से सबसे अधिक प्रभावित किया है, जिससे अक्षम समझा जाता था, और रक्षा उत्पादन और निर्यात में अभूतपूर्व तीव्र वृद्धि ने कई पीएसयू को बाजार में भी दमदार बना दिया है। उत्पादन में बढ़ोतरी से निजी क्षेत्र का योगदान स्वाभाविक रूप से अधिक रहा है, लेकिन सरकारी उपक्रमों ने इसमें 40% से अधिक का हिस्सेदारी हासिल किया है। रक्षा निर्यात के लिए मंजूरियां भी तेजी से बढ़ी। रक्षा के मामले में संपूर्ण आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया अभियान के सहारे एक रक्षा औद्योगिक परिदृश्य रचा गया, जिसमें L&T, गोदरेज, अदानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट समूह इसके साथ शामिल हुए, और शोध और अनुसंधान का एक पूरा नेटवर्क भी इसमें है। तो इसी के बल पर ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर फाइटर जेट तक, गोला बारूद से लेकर विजन डिवाइस तक सब कुछ भारत में बन रहा है, और आयात निर्भरता हर साल घट रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो डिपेंडेंसी था एक तरह से 65 से 70% था, अब वो 50% मतलब उसका आधा रह गया, मतलब 35% हमारी अब डिपेंडेंसी रह गई आयात के ऊपर। तो सितंबर 2014 में ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था, और भारत को वैश्विक डिज़ाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए मेक इन इंडिया का जो प्रयास था ये काफ़ी हद तक यहाँ पे सफल होता हुआ दिख रहा है। हमने मेक इन इंडिया का जो एक प्रभाव था ऊपर भी हमने चर्चा किया था, और यहाँ पे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में किस तरह से वृद्धि हो रही है ये हमने यहाँ पर डिटेल से देख लिया। अगला देखेंगे कि भारत पर निवेशकों का बढ़ता भरोसा। जैसा कि जितने भी यहाँ पर संस्थाएं हैं सभी कह रहे हैं कि भारत का जो ग्रोथ है पूरे विश्व में सबसे अधिक रहेगा, और ये लगभग 7% तो पिछले वित्तीय वर्ष में रहा था, अब आगे जो है 7% से अधिक 7.2 का ये माना जा रहा है कि होगा ही। हालांकि ये जो है 7% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल में भारत का जो शेयर बाजार है काफ़ी नई ऊंचाइयां छू रहा है, और सरकार की जो दूरगामी आर्थिक नीतियां हैं वो, और उसका सकारात्मकता का परिणाम है कि भारत की मध्यम और छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। भारतीय बाजार में भारत निवेशकों का पसंदीदा जगह बन गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जापान के बाद जो है भारत निवेशकों का दूसरा सबसे पसंदीदा देश बन गया है। तो 1 सितंबर से 13 सितंबर तक कुल 13 दिनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के द्वारा 53,000 करोड़ रुपये का निवेश भारत में हुआ है, जिनमें से 28,000 करोड़ निवेश शेयर बाजार में हुआ। तो भारतीय शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा है, विदेशी बल्कि घरेलू निवेशक भी आकर्षित हो रहे हैं। 4 वर्ष में भारतीय निवेशक की संख्या तेजी से बढ़ा है। शेयर बाजार में मिलने वाले अच्छे रिटर्न ने निवेशकों का आत्मविश्वास को बढ़ाया है, और सोना और प्रॉपर्टी में निवेश के अलावा लोगों के शेयर में एक तरह से दिलचस्पी बढ़ी है। अकेले उत्तर भारत में निवेशकों की संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। तो इंटरनेट और मोबाइल के प्रसार ने लोगों में शेयर बाजार की जानकारी और निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ाया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप की सुगमता ने शेयर बाजार को बहुत आसान बना दिया है। वित्तीय साक्षरता में होने वाली वृद्धि ने भी लोगों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के नवीनतम सूचकांक में भारत ने चीन को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। तो यह फर्म विभिन्न देशों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, उभरते बाजारों आदि के आधार पर अनेक प्रकार के सूचकांक जारी करता है। इसमें 2 सूचकांक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला उभरते बाजार का निवेश योग
बाजार सूचकांक और दूसरा उभरते बाजार का मानक सूचकांक। तो स्टैनली जो रिपोर्ट है बाजार सूचकांक और मानक सूचकांक जारी करता है। तो उभरते बाजार में निवेश योग्य बाजार सूचकांक में चीन के 21.58 के वेटेज की तुलना में भारत को जो निवेश योग्य भरते हुए निवेश योग्य बाजार के रूप में यदि देखें तो चाइना से बढ़िया माना गया भारत को। उसी तरह से बड़ी और मध्यम छोटी कंपनियां के शेयरों के आधार पर 24 उभरते बाजारों में निवेश योग्य बाजार पे सूचकांक तैयार किया जाता है और उसमें मानक सूचकांक में भी भारत ने अपना महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज किया है। तो इस सूचकांक में बड़ी और मध्यम कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक उभरते बाजार के मानक सूचकांक में भी भारत चीन को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि पिछले दिन चीन के खराब प्रदर्शन करने वाले 60 स्टॉक को इसमें से हटा दिया गया है, जबकि भारत का अच्छा प्रदर्शन करने वाले 7 स्टॉक को इसमें जोड़ा गया है। तो इसके बाद भारत का वेटेज जो है 84% बढ़ा है, वहीं चीन का वेटेज 50% गिरा है। तो वर्तमान में चीन का वेटेज 23.7% है और भारत का 20.6% है। हालांकि 2021 की शुरुआत में भारत का वेटेज 9.2 था। तो काफ़ी इसमें चेंजिंग देखने को मिल रहा है। जो चीन के 38.7 का बिल्कुल एक चौथाई था, अब हम उसे क्रॉस करने वाले हैं चाइना को। तो जहां चाइना आर्थिक चुनौतियों और विनियामक कर्जों से जूझ रहा है, वहीं अनुकूल आर्थिक स्थितियों से भारत को काफ़ी लाभ हुआ है। इस समय चीन का कुल बाजार पूंजीकरण 8.14 लाख करोड़ डॉलर का है, जो भारत के 5 लाख डॉलर से 60% अधिक है। तो मॉर्गन स्टैनली जो है दोनों सूचकांकों में भारत के वेटेज का बढ़ना यह सिद्ध करता है कि वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ रही है। सरकार के अनुकूल नीतियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी जो है मजबूत हो रही है। भारतीय कंपनियां प्रभावशील प्रदर्शन कर रही है। इन सब के कारण इक्विटी बाजार लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो भारत का माइक्रो अर्थशास्त्र के विभिन्न पक्ष जैसे मौद्रिक और राजकोषीय घाटा आदि पहलुओं पर भी अनुकूल स्थितियां हैं। तो साल 2024 की शुरुआत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 47% की वृद्धि, कच्चे तेल की कीमत में कमी, भारतीय ऋण बाजारों में पर्याप्त विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आदि ऐसे सकारात्मक रुझान जो है प्रमुख कारक रहे हैं। तो ये कुछ कारण बताए जा रहे हैं, जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 47% की वृद्धि हुई, कच्चा तेल की कीमत में कमी आया और भारतीय ऋण बाजारों में पर्याप्त विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आए। तो ऐसे सकारात्मक रुझाव प्रमुख कारण रहे। इस सकारात्मकता के कारण ही घरेलू निवेशकों द्वारा भी तुलनात्मक रूप से अधिक से पैसा जो है शेयर बाजार में निवेश किया गया। तो भारत का वेटेज चीन से ज़्यादा होने से अमेरिका में मंदी आने की आहट से विदेशी निवेशक का आज भारतीय कंपनियों पर भरोसा बढ़ा है और मॉर्गन स्टैनली के सूचकांक में होने वाले इस बदलाव से भारतीय इक्विटी बाजार में 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक की पूंजी आ सकती है, जिससे आर्थिक वृद्धि को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। आने वाले समय में छोटी और मध्यम कंपनियों के शेयर बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की संभावना है। तो भारतीय बाजारों के बढ़ते महत्व को बनाए रखने के लिए, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की पूंजी पर विशेष बल देना होगा। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है, तो इसके लिए निवेश की गति को बढ़ाए रखना अनिवार्य है। निवेशकों की निरंतरता और वैश्विक बाजार में भारत के भरोसे को बनाए रखने के लिए सकारात्मक दीर्घकालिक प्रवृत्ति के ढांचे को विकसित करना होगा। इसके लिए उदार निवेश नियमों द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अनुकूल आर्थिकी प्रदान करनी होगी। तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक्स को लेकर के यहाँ पे काफ़ी शानदार आर्टिकल था, किस तरह से हमारा शेयर बाजार बढ़ रहा है और जिस तरह से हमारा ग्रोथ रेट दिखा रहा है। तो ये विदेशी निवेशक और खास करके घरेलू निवेशकों को भी काफ़ी आकर्षित कर रहा है। ट्रेडिंग काफ़ी बढ़ा है, बहुत सारे जो पक्ष हैं फैक्ट हैं जो ट्रेडिंग के पक्ष में हैं, जैसे एक तो इंटरनेट की उपलब्धता, उसके बाद वित्तीय साक्षरता आया है। उसके अलावा यदि देखें तो बहुत सारे जो मोबाइल ऐप हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं, इनके कारण लोग आकर्षित हुए हैं और ये इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी सुविधाजनक हो गया है। तो यहाँ पे 2 सूचकांक की चर्चा की गई मॉर्गन स्टैनली की, जिसमें बाजार सूचकांक और मानक सूचकांक है। बाजार सूचकांक में हम 1 पॉइंट से अधिक लगभग हम चाइना से क्रॉस कर रहे हैं। 21.58 चाइना का, हमारा 22.57 है। वहीं मानक सूचकांक में भी सुधार की संभावना यहाँ पर दिख रही है। उसी के अलावा जो पूंजीकरण बाजार है उसके बारे में भी यहाँ चर्चा किया गया है कि जो चाइना का कुल पूंजी बाजार पूंजीकरण है वो 8.14 है, जबकि भारत का 5 लाख करोड़ रुपये है, जो 60% से अधिक है। लेकिन इसमें हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके अलावा बुनियादी जो अर्थव्यवस्था की बुनियाद है वो मजबूत हो रही है। इक्विटी बाजार लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बहुत सारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स चीज़ें हैं, जैसे मौद्रिक और राजकोषीय घाटा आदि पहलुओं पर भी एक अनुकूल स्थिति बनी हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हमारा 47% का वृद्धि हुआ, कच्चा तेल की कीमत में कमी हुआ, भारतीय ऋण बाजार में पर्याप्त विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हुआ। इसके कारण सकारात्मक रुझान एक तरह से एक प्रमुख कारण रहे हैं, जिसके कारण निवेश आकर्षित हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर देख लिया है। इसमें एक पॉइंट जो था कि जो हमारा 23-24 का जो हमारा ग्रोथ रेट रहा था भारत का, वो 8.2% रहा था और
इस बार 24-25 में 7% रहने का तो अनुमान है ही, 7 से ज़्यादा ही रहेगा, 7% वैसे अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और पिछली बार जो हमारा 23-24 का ग्रोथ रेट रहा था 8.2% रहा था। तो ये आकर्षण का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, अगला हम देखते हैं मेक इन इंडिया अभियान। तो मेक इन इंडिया का जो है 10 वर्ष पूरा हुआ है और उसकी सफलता की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। बहुत सारे लेख हमने ऊपर भी चर्चा किया है कि मोबाइल फ़ोन बनाने में हमारे पहले पास 2 कंपनियाँ थी। आज जो है भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है और पहले जो है 1556 करोड़ मोबाइल हम निर्यात करते थे, आज 1.2 लाख करोड़ रुपये का हम मोबाइल निर्यात कर रहे हैं। 1556 करोड़ रुपये का हम पहले मोबाइल निर्यात करते थे, आज 1.2 लाख करोड़ रुपये का लगभग निर्यात कर रहे हैं और देश में प्रयोग होने वाले 99% मोबाइल जो है अब मेक इन इंडिया हैं। इसी तरह से फिनिश्ड स्टील के उत्पादन में भी बढ़ोतरी है। खिलौना के निर्माण में भी भारत उल्लेखनीय प्रगति किया है, आयात घटकर लगभग आधा हो गया है यह। और उसके अलावा सेमीकंडक्टर के निर्माण में भी हम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर रहे हैं, जिनमें 5 प्लांट लगाए जाने हैं। प्रतिदिन 7 करोड़ चिप बनाए जाएंगे। तो भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी चौथा नंबर पर आ गया है। तो देश का ईवी उद्योग भी अब 3 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। रक्षा क्षेत्र भी मेक इन इंडिया की सफलता कहानी बता रहा है, हमने ऊपर चर्चा किया। 21,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है, अगले 5 वर्ष में 50,000 करोड़ हो जाएगा। तो यह कहा जा सकता है कि मेक इन इंडिया अभियान ने रक्षा क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम किया है। ऐसे ही तस्वीर अन्य क्षेत्र में भी बदलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह एक तथ्य है कि तमाम प्रयासों के बाद भी चाइना से होने वाला आयात कम नहीं हो रहा है। तमाम ऐसी वस्तुएं चीन से मंगाई जा रही है जिनका निर्माण भारत में किया जा सकता है। तो एक समस्या यह भी है कि चीन से तमाम कल पुर्जे मंगाकर उन्हें देश में असेंबल कर कई तरह के उपकरण बनाए जा रहे हैं। समझना कठिन है कि भारतीय उद्योगपति वह सब देश में क्यों नहीं बना सकते जिसका निर्माण की संभावनाएं देश में है। तो इनमें से कुछ वस्तुएं तो ऐसी है जो पहले भारत में बनती भी थी। एक और जहां देश के उद्योगपतियों को कमर कसनी होगी, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी यह देखना होगा कि हमारे उद्योगपति चीनी कारोबारियों का मुकाबला करने में क्यों हिचक रहे हैं या उनकी क्या समस्याएं हैं। कुल मिलाकर मेक इन इंडिया अभियान कुछ हद तो सफल है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल किया जाना बाकी है। तो ये बहुत ही बढ़िया आर्टिकल था, इसमें काफ़ी सारे सजेशंस भी हैं और एक चैलेंजेस के बारे में भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं हैं। तो कहा जा रहा है कि देश में हर साल लगभग 44,000 महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था संबंधी समस्याओं के कारण हो जाती है। कुछ एकीकृत प्रयासों से इन्हें बचाया जा सकता है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस आलेख में कहा जा रहा है कि गर्भावस्था संबंधी समस्याओं के कारण देश भर में होने वाली महिलाओं की मृत्यु की संख्या बेहद भयावह है। हमने देखा है कि 44,000 जो महिलाएं की मृत्यु हो जाती है गर्भावस्था के समय। तो वस्तुतः हमारे देश समाज में आज भी किसी नवविवाहिता महिला का परिवार यह जानने समझने का प्रयास नहीं करता कि गर्भधारण के संबंध में उस महिला की व्यक्तिगत राय क्या है, क्या इस बारे में स्वयं को मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार समझती है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि इस विषय पर अधिक चर्चा करने की आवश्यकता है। परिवार नियोजन का कौन सा साधन अपनाया जाए, इस बारे में इतनी बात करने की जरूरत क्या है। कोई कह सकता है कि यदि एक भी साधन उपलब्ध हो रहा है तो क्या यह पर्याप्त नहीं है। तो इसका जवाब एक ही कि सभी के लिए एक ही उपाय से टिक नहीं हो सकते। सभी की ज़रूरतें और परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, इसलिए जब आप अलग अलग तरह के साधन उपलब्ध कराते हैं तो सभी की ज़रूरतें ठीक तरह से पूरी हो पाती है। तो विश्व गर्भनिरोधक दिवस के अवसर पर यह महत्वपूर्ण है कि हम इस विषय पर ध्यान दें कि आधुनिक गर्भनिरोधक साधनों तक पहुँच को एक मौलिक अधिकार के रूप में लें। भारत में आज भी लाखों महिलाएं हैं जिनका परिवार नियोजन से जुड़े इस जरूरी निर्णय पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। गर्भनिरोधक के उपायों को देखेंगे तो भी आपको साल भर महिलाओं पर ही दिखाई देगा, सारा भार जो है महिलाओं के ऊपर ही दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा जिस उपाय को अपनाया जाता है वो है नसबंदी, जबकि सरकार की ओर से भी अनेक प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आधुनिक साधन भी हैं। ये आंकड़े हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि जब हमारे पास इतने विकल्प उपलब्ध हैं तो महिलाएं क्यों सबसे ज़्यादा विकल्प चुनने को मजबूर हैं जो अस्थायी है, जबकि ऐसे अस्थायी उपाय अधिक उम्र के बाद ही अपनाने की सलाह दी जाती है। तो सरकार द्वारा ऐसे कई समाधान उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो आधुनिक हैं और न केवल गर्भधारण को रोकने में मदद करते बल्कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य एवं भविष्य की योजना बनाने में भी स्वतंत्रता देते हैं। इसके साथ ही ये साधन महिलाओं की सामाजिक आर्थिक उन्नति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ उपाय कम उम्र में ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और उनसे आप जब तक चाहें गर्भधारण को टाल सकते हैं और जब चाहें इनका उपयोग बंद कर सकते हैं। इसी तरह से IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज और इम्प्लांट जैसे आधुनिक साधन हैं जिनकी विफलता दर 1% से भी कम है और ये महिलाओं को लंबे समय तक गर्भधारण से बचाते हैं। तो इसके अलावा कई विकल्प ऐसे भी हैं जिससे मासिक धर्म को नियंत्रित करने, मासिक दर्द को कम करने और एंडोमेट्रियल कैंसर के जोखिम को कम करने जैसे लाभ भी हैं। महिला साक्षरता का प्रभाव क्या है, तो देखते हैं कि आज महिलाओं को संबंधित विकल्प के बारे में पर्याप्त जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जब तक उन्हें पता नहीं होगा कि उसका उपयोग कैसे कर पाएंगे, जब सही साधन का और सही तरीके से उपयोग किया जाएगा तो लोग आसानी से अपनी इच्छा के अनुसार नियोजित परिवार हासिल कर सकेंगे। तो विभिन्न रिपोर्ट और अध्ययन भी बताते हैं कि लड़की की शिक्षा का स्तर
यदि अधिक होता है तो उसकी शादी कम उम्र में होने की आशंका कम होती है और उसके होने वाले बच्चों के बीच पर्याप्त अंतराल भी होता है। पढ़ाई की वजह से अक्सर वह परिवार नियोजन के उपाय के बारे में भी जागरूक हो जाती है और उसके उपयोग के लाभों के बारे में भी। तो महिला अपने पति और परिवार के लोगों से बेहतर तरीके से इस संबंध में चर्चा कर पाती है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के बीच में भारत में हर साल लगभग 4.85 करोड़ गर्भधारण हुए, जिनमें से 2.15 करोड़ अनपेक्षित कह सकते हैं, वे अनचाहे थे। आधुनिक गर्भधारक साधनों की पहुंच और जानकारी की कमी इसका एक बड़ा कारण है। ऐसे में महिलाओं को अक्सर असुरक्षित गर्भपात का सहारा लेना पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो महिलाओं को यदि गर्भधारक साधनों की बेहतर जानकारी और पहुंच मिले तो किसी प्रकार के अनहोनी से बचा जा सकता है। गर्भ निरोधक जो साधन है महिलाओं को अपने सपनों को साकार करने की आज़ादी देते हैं। आधुनिक और विकसित भारत बनाना है तो गर्भ निरोधक उपायों के बारे में महिलाओं को जागरूक करना होगा और साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इससे महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर होने के साथ उनका सामाजिक और आर्थिक विकास भी होगा। एक समाज के रूप में यह दायित्व है हम सभी पर है कि हम हर महिला को अपने जीवन के बारे में स्वतंत्रता और सशक्त निर्णय लेने का अधिकार दें। तो ये बहुत ही शानदार यहाँ पे आर्टिकल था, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी चिंता को लेकर के डॉक्टर मीना समंत का यहाँ पर लेख था। आज विश्व गर्भ निरोधक दिवस है, उसके ऊपर ये आलेख आया था। अगला देखते हैं, खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 33.22 करोड़ टन पार कर गया है। 33-22 मतलब 33-22 इस तरह से याद करेंगे, 332 मिलियन टन ये लगभग हमारा पार कर गया है। पिछली बार हमारा रहा था 329 मिलियन टन। तो खाद्यान्न उत्पादन जून में समाप्त फसल वर्ष 23-24 के रिकॉर्ड आंकड़े हुए वो दिखा रहे हैं। गेहूं चावल की बम्पर फसल की वजह से कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। कृषि मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा, फसल वर्ष 23-24 के लिए अंतिम अनुमान इससे पिछले वर्ष 32.96 करोड़ टन से इतना लाख टन की मतलब 26.1 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान चावल उत्पादन रिकॉर्ड 13.78 करोड़ टन पहुंच गया, मतलब 14 करोड़ टन लगभग पहुंच गया चावल, और जो 22-23 में 13.57 था। तो गेहूं उत्पादन भी 11 करोड़ टन के आसपास पहुंच गया है। तो दलहन उत्पादन लगभग 2.6 करोड़ टन से घटा है और ये 2.4 हो गया है, और तिलहन उत्पादन 4.13 से घटकर 3.96 हुआ है। तो देखिए, चावल और गेहूं का उत्पादन बढ़ा है और दलहन और तिलहन का उत्पादन घटा है। दलहन 26 था, मतलब 2.6 था, 2.4 हो गया, और यहाँ पर जो तिलहन है 4.13 था जो 3.96 हो गया है। तो मंत्रालय दाल और मोटे अनाज, सोयाबीन और कपास के उत्पादन में गिरावट का कारण महाराष्ट्र सहित दक्षिणी राज्यों में सूखे की स्थिति को बताया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो दाल और मोटे अनाज, सोयाबीन, कपास आदि का उत्पादन में जो गिरावट हुई है उसमें महाराष्ट्र सहित जो दक्षिण राज्य में सूखे की स्थिति हुई थी उसके कारण ऐसा हुआ था। तो इस तरह से आज का जो पूरा लेख और न्यूज़ था, एडिटोरियल्स था, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने सुनने को मिली है, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग हम किसी भी एग्ज़ाम, प्री अथवा मेंस और इंटरव्यू में हम इसका कर सकते हैं। तो फिर हम कल मिलते हैं अगले न्यूज़ और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।